अस्सलाम वालेकुम। नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी हमारे पास मौजूद नहीं है और एक तासुर ये मौजूद है कि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान सब अच्छा भी नहीं है। वज़ीर आज़म ने एक काबीना का इजलास अभी तलब किया है 24 को, और काबीना के इजलास के ऊपर समरी नहीं है, लेकिन ज़राए से जो खबर रिपोर्ट की जा रही है वो कहा जा रहा है कि 1 पॉइंट एजेंडा होगा और वो नए आर्मी चीफ की तैनाती होगा। हालांकि इस काम के लिए कैबिनेट अप्रूवल दरकार नहीं होती, लेकिन बहुत सारी बातें चल रही हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, लीगल इश्यूज अराइज हो सकते हैं। समरी अभी तक आई नहीं है। समरी को कहा जाता है कि जनरल महमूद जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो हो सकता है रोक दें। ख्वाजा आसिफ कहता है कि हो सकता है कल समरी आ जाए। तो ये वो सवालात हैं जो हो सकता है कि ऊपर अभी ज़्यादा चल रहे हैं और बहुत सेंसिटिव मैटर है जिसके ऊपर यकीनन इस मौके के ऊपर पाकिस्तान को सूट नहीं करती है। बड़ी डिफ़िकल्ट इकनॉमिक सिचुएशन है, वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान को आगे बढ़ जाना चाहिए। 4-5 दिन की दूरी के ऊपर आर्मी चीफ ने रिटायर होना है, लेकिन अभी तक वो मिसट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो पूरे ज़ोरों के ऊपर है। मिसट्रस्ट होना नहीं चाहिए। जो 5 सीनियर मोस्ट हैं उसमें से किसी एक के ऊपर वज़ीर आज़म का आइनी इख्तियार है। वज़ीर आज़म किसी से मुशावरत के पाबंद नहीं है। जो आर्मी चीफ की एडवाइस है वो भी इनफॉर्मल होती है। वहाँ से डॉजियर आता है GHQ से, वज़ारत दिफा जो है वो समरी मूव करती है और फिर वज़ीर आज़म अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। समरी प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत के साथ मंजूर की जाती है और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर जो है वो भी एक अभी हर्डल के तौर पर ही बताया जाता है कि प्रेसिडेंट उस समरी को होल्ड भी कर सकते हैं और हुकूमत को कह सकते हैं कि इसको रिकन्सिडर करें, जिसमें दिन 29 से ऊपर भी हो सकते हैं। जो 5 नाम सामने आ रहे हैं उसमें से एक जो सर फहरिस्त हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं, जनरल आसिम मुनीर उनका नाम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, मेरे ख्याल में ये पाँचों ही अच्छे हैं और पाँचों क्वालिफाई करते हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म को अपनी विजडम इस्तेमाल करनी है कि उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा कमांड के लिए फ़िट कैंडिडेट कौन से हैं, उसको इस्तेमाल करें और आगे बढ़ जाएँ। उनको माजी वाले तजर्बात अगर नवाज़ शरीफ ने जितने आर्मी चीफ़ की तैनाती की हैं उनके सामने हों तो मेरे ख्याल में उन्हें कोई तजर्बा नहीं करना चाहिए। बड़ी क्लैरिटी के साथ फ़ैसला करना चाहिए कि ये सबसे फिट हैं कमांड के लिए। हम इसके ऊपर समरी मूव कर रहे हैं और अप्रूव करें। 2 अपॉइंटमेंट्स होनी है, एक बनेंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और एक बनेंगे आर्मी चीफ। दोनों पोजीशंस खाली होनी है, जनरल नदीम रज़ा की भी और जनरल कमर जावेद बाजवा की भी। जनरल आसिम मुनीर हमें पहले तो शायद बहुत सारों को इनके नाम का पता ना हो, लेकिन DGISI कुछ अर्सा वो रहे और DGISI 6 माह के बाद ही उनको तब्दील कर दिया गया और इसलिए तब्दील हुए जो बाद में खबरें आई कि कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो मैंने ये सुनाई बात बता रहा हूँ, जो उन्होंने आइडेंटिफाई की। कोई ट्रांजैक्शंस थी ऐसी जो बहरिया और फरा के दरमियान थी या कुछ ऐसे लोगों के दरमियान थी जो उनके नॉलेज में आई और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान थे और वो उससे नाखुश हुए। ये अब सब कुछ क्योंकि मीडिया के ऊपर चल चुका है तो इसलिए इसको बता रहा हूँ। तो उस वक्त के वज़ीर आज़म की दरख्वास्त के ऊपर ही शायद फिर इनको वहाँ से पोस्ट आउट किया गया और ये फिर कोर कमांडर बन गए। ये इस वक्त सीनियरिटी के ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। जनरल आसिम जो है मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के ज़रिए सर्विसेज में शामिल हुए और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। मौजूदा आर्मी चीफ के करीबी साथी भी रहे। जनरल बाजवा के मुतहद ब्रिगेडियर के तौर पर भी फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज में फ़ौज की कमान संभाली। 2017 के अवाइल में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया और अगले साल अक्टूबर में ISI का सरबराह मुकर्रर किया गया। उसके बाद ये दोबारा इनको कोर कमांडर के तौर पर वहाँ से पोस्ट आउट हो गए थे। दूसरे नंबर पर जनरल साहिर शमशाद आते हैं। जनरल साहिर शमशाद का भी बहुत अच्छा कैरियर है और अपने बलबूते के ऊपर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। सिंध रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है। साहिर शमशाद मिर्ज़ा इस वक्त 10 कोर, जिसे रावलपिंडी कोर भी कहा जाता है, इसको कमान कर रहे हैं। इस इलाके के लिहाज से फ़ौज की सबसे बड़ी कोर है जो कश्मीर और सियाचिन जैसे इलाकों की निगरानी करती है। ये इस वक्त दूसरे नंबर पर सीनियरिटी में आते हैं। जो 2-3 नाम बहुत ज़्यादा जिनका इस्लामाबाद और पिंडी में आजकल गर्दिश कर रहे हैं, ये दोनों नाम जो मैंने पढ़े हैं उन दोनों का नाम आता है, लेकिन पाँचों का जिक्र हो रहा है। पाँचों में से किसी एक की चॉइस वज़ीर आज़म ने करनी है। किसी के ऊपर आता है कि ये नवाज़ शरीफ को बड़े पसंद हैं, किसी के ऊपर आता है इमरान खान के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किसी के ऊपर आता है जो अभी करंट आर्मी चीफ हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये स्पेकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि किसी के मुंह से हमने वो अल्फाज सुने नहीं है, स्पेकुलेशन ज़्यादा है। जनरल नुमान महमूद जो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में है, ये काफ़ी अच्छी शोहरत के हामिल हैं। ये भी बड़े प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पर जाने जाते हैं और वो ब्रिगेडियर के तौर पर 11 कोर में चीफ ऑफ स्टाफ रहे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में डिवीज़न की कमांड भी की और संभाली और अफ़गान सरहद के साथ बाढ़ लगाने के मनसूबे की निगरानी भी की। खुफिया एजेंसी ISI में तज्ज़ियाती विंग के डायरेक्टर जनरल रहे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर IGC&IT में रहे।
फिर जनरल फैज़ हमीद का नाम शायद पाकिस्तान के बहुत से लोगों को नाम से तो वाक़फ़ियत होगी, कहाँ कहाँ वो उनका प्रोफेशनल कैरियर गुजरा वो मुझ समेत शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, सिवाय उस टेन्योर के जो उन्होंने DGC के तौर पर गुजारा या DGISI के तौर पर गुजारा। और फिर एंड के दिनों में जब वो जो सेम पेज था इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत का, उसका अख्ताम भी उस नुक्ते के ऊपर हुआ जब इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट इमरान का और जनरल कमर जावेद बाजवा का पैदा हुआ, जब इनकी यहाँ से पोस्ट आउट होने की बारी आई और इनको कमान में भेजना था, किसी एक जगह पे कोर में भेजना था ताकि बतौर आर्मी चीफ़ इनकी कंसिडरेशन की जा सके। आर्मी चीफ़ मुकर्रर करने के लिए जो सीनियर मोस्ट जनरल हैं उनके अंदर एक जो क्वालिटी देखी जाती है कि उन्होंने क्या कोर कमान की हुई है, तो ये एक कंसिडरेशन के तौर पर आता है। इसलिए जनरल फैज़ को 29 नवंबर 2022 से पहले एक कोर का तजर्बा दिलवाना ज़रूरी था और यही वो नुक्ता आगाज़ था जहां इमरान और जनरल बाजवा के दरमियान में डिसएग्रीमेंट पैदा हुई, जब इमरान ने उनको पोस्ट आउट होने के लिए मामले को रोकना चाहा, ड्रैग करना चाहा। उनके जो जुमले थे जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट भी हुए कि इमरान ने कहा कि मैं रबर स्टैंप नहीं हूँ कि जो आप कहें तो मैं उसको मंजूर कर दूँ, तो ये वाले जुमले जो थे मेरे ख्याल में काफ़ी नागवारी उनसे पैदा हुई और बाद में वो कभी वो जो फासले आ गए थे ना, कभी वो ट्रस्ट डेफिसिट ब्रिज नहीं किया जा सका उसको। तो जनरल फैज़ पाकिस्तानी फ़ौज की खुफिया एजेंसी के सरबराह रहे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। वो इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ़ ऑफ स्टाफ थे जब जनरल बाजवा 10 कोर कमांड कर रहे थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने पन्नू आकल की डिवीज़न की कमांड भी की। फिर जनरल मोहम्मद आमिर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का ताल्लुक अर्टिलरी रेजिमेंट से है और इस वक्त वो गुजरांवाला कोर की कमांड कर रहे हैं। और फिर जनरल अज़हर अब्बास हैं, बलोच रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है। अज़हर अब्बास इस वक्त फ़ौज के अहम 3 ओहदों में से एक यानी चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर तैनात है और ये बड़ी अहम की पोस्टिंग है। ये 5 नाम हैं और अगर 5 नाम आते हैं तो मोस्ट लाइकली यही होंगे। 27 जनरल आसिम मुनीर की डेट ऑफ रिटायरमेंट है। तो इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर प्रमोशन तो इनकी पहले हो गई थी लेकिन इन्होंने ज्वाइनिंग लेट की थी, तो इनकी 27 जो हमारी इतला है, मुझे मालूम नहीं है कि ऑफिशियल GHQ के रिकॉर्ड में क्या नंबर है, कि 27 प्रॉबेबली इनका लास्ट डे इन सर्विस बनता है। उससे पहले अगर इनको हुकूमत नॉमिनेट करना चाहती है एज़ आर्मी चीफ़ तो कर सकती है, बाई लॉ उसके अंदर रुकावट नहीं है। वो जिसको मुकर्रर किया जाता है वो 3 साल की मुद्दत उसकी उस नोटिफिकेशन के साथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये एक इशू है जिसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब को फैसला करना है। लेकिन अब ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि 24 को ही कैबिनेट इजलास के बाद किसी वक्त शाम में या रात में वो तुर्की चले जाएंगे और उनका तुर्की के दौरे के ऊपर अगर आप PTI की क्या सराहियाँ सुने तो कहा जाता है कि वो डर के मारे जा रहे हैं शहबाज शरीफ, क्योंकि उस समरी को दस्तखत करने के बाद वो इसका बोझ उठाने से घबराते हैं। तो वो समरी तो साइन करेंगे लेकिन उससे पहले साथ जहाज़ में बैठ जाएंगे और समरी छोड़ जाएंगे यहाँ पीछे, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में जो कुछ पाकिस्तान में होना हो उनको उसका बोझ ना उठाना पड़े। ये सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद की। तो नॉट ए वेरी गुड सिचुएशन। तो हमारे जो 2-3 बड़े हैं, जिसमें कल भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि नवाज़ शरीफ को, जनरल बाजवा को और इमरान खान को गुंजाइश पैदा करनी चाहिए एक दूसरे के लिए। वो इसलिए कि पाकिस्तान को आगे चलाना है, इसलिए नहीं कि नवाज़ शरीफ की सियासत क्या है और इमरान की सियासत क्या है। पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान का अगर आप सोचेंगे तो फिर आप गुंजाइश भी पैदा करेंगे और जो मुमकिन रास्ते हैं जहाँ खुश उसलूबी से आगे बढ़ा जा सकता है उसके ऊपर गौर भी कर सकते हैं। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं, डॉक्टर मलिक हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, पलवशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और अहमद बिलाल महबूब साहब हैं बिल डैट के सरबराह साहब को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, जो काबीना का इजलास है उसका क्या यही 1 पॉइंट एजेंडा है कि नया आर्मी चीफ की तैनाती? अभी एजेंडा आया नहीं और काबीना का इजलास ज़्यादातर लास्ट डे आता है, उसके सारे कागज़ वगैरह जो हैं, तो मेरे ख्याल में कल पता चलेगा कि काबीना का क्या एजेंडा है। और मैंने नहीं ये बात सुनी, आपने कही है, लगता है कि शायद यही बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन जितनी आपने इतला सुनी हो, मैंने थोड़ा सा एक राउंड अप सा इसलिए दिया है कि ये अब खुफिया नहीं है इस्लामाबाद में। आपकी बात तो मैं डिस्प्यूट नहीं कर सकता, लेकिन इतने ज़्यादा रियासत के काम होते हैं हमारे यहाँ। वो मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस के बाद कोई भी जगह जहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट, उसका मतलब होता है काबीना। उससे पहले वजीर खुद कर लेते थे या सेक्रेटरीज कर लेते थे। आर्टिकल 243 में बड़ी क्लैरिटी है। ज़्यादा एजेंडा इकट्ठा हो जाता है 1-2 हफ्ते में कि आपको 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद काबीना की मीटिंग बुलानी पड़ती है। अब आपने कहा है तो मैं भी शशोपंज में पड़ गया हूँ। आर्टिकल 243 सर, जो इसमें बहुत क्लैरिटी है, जो पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ हैं उनके लिए, नेवी और एयरफोर्स के चीफ के लिए भी,
इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म का, उनकी एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उस समरी के ऊपर दस्तखत करते हैं, और एडवाइस बाइंडिंग एडवाइस होती है। प्रेसिडेंट के पास उसको चेंज करने का तो इख्तियार नहीं है, लेकिन उनको रिव्यू के लिए कह सकते हैं, जिसमें 2-3 हफ्ते लग जाएंगे तो एक नया इशू शुरू हो जाएगा। मसला तो कोई खास नहीं फिर नज़र आता ना, क्योंकि मसला है सर 3 हफ्ते है नहीं है दरमियान में। 29 को नहीं 3 हफ्ते क्या, अभी हमेशा मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है जब जनरल राहील शरीफ वाला भी मामला था, जब जनरल बाजवा की हुई थी अपॉइंटमेंट, तो मेरे ख्याल में 2-4 दिन रहते थे जब हुई। उस वक्त प्रेसिडेंट ने समरी पे बैठना नहीं था। अभी प्रेसिडेंट समरी रोक सकते हैं। नहीं, अभी प्रेसिडेंट क्यों बैठेंगे अगर उनका दिल कर रहा हो। नहीं, उनका दिल को यू नेवर नो ना, वो सोचते हो कि नहीं आपको गौर करना चाहिए, दूसरे कैंडिडेट देख लें, वो कहें शहबाज साहब मियाँ साहब गौर कर लो। नहीं, सीरियस इनफ मैटर है, इसमें ऐसे नहीं होता कि मेरा ख्याल है मियाँ साहब तो इस तरह गौर कर लो। आई मीन ऐसे नहीं चलता, ऐसे होता नहीं है। नैब लॉ के ऊपर भी उन्होंने किया था, और इस पे भी कर सकते हैं। जो इस वक्त मामला सेंसिटिव है ना, मुल्क की जो कमान है, मुल्क की सलामती है, मतलब सेंसिटिविटी का सारा ख्याल अलवी साहब को होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। आप 15 दिन पहले भी ये काम कर सकते हैं। हम 2 महीने 3 महीने पहले भी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं किया आपने? एक सलीका तरीका कार है, जो एक रिवायत है, मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं जिसमें रवायतन ये महीना 1.5 महीना पहले हो जाता है। पिछली दफ़ा जनरल राहील के केस में बहुत एक्सेप्शनल था, क्योंकि उस वक्त एक मामला चल रहा था। मैं विटनेस हूँ एवरी डे रिपोर्टिंग का, मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ कि लास्ट डे तक ये हो रहा था इशू कि एक्सटेंशन देनी है 1 साल की कि नहीं देनी। वो मुझे नहीं पता, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे सामने 10 साल में जो जितने भी मामलात हुए हैं, चाहे एक्सटेंशन वाला मामला था पिछली मरतबा या राहील शरीफ साहब वाला मामला था, ऑल ऑफ दीज गॉट डिसाइडेड a few days before the appointment. इस दफ़ा कोई एनॉमलस चीज़ नहीं नज़र आ रही। इस दफ़ा ये है कि कुछ बोरियत सी हो गई है, तो बात ही सिर्फ इस चीज़ पे हो रही है, जहाँ भी जाते बस यही बात होती है। सर देखिएगा 2-3 दिन में बोरियत आपकी दूर होती है या इमरान की दूर होती है। डरा भी रहे हैं साथ। इट डिपेंड्स। आपने साथ में डराना भी शुरू कर देगा। अच्छा 2-4 दिन में देखें पीटीआई की सियासत अगर आप देखें ना, पलूशा से भी नहीं वो they're very happy now for last 2 days, they're very comfortable। वो हो सकता है, मैंने तो वैसे कोई खुश नहीं देखा उनमें से। मैं आपको एक बयान सुनाता हूँ आज वाला। हाँ, सुनवा। क्योंकि अब इमरान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं है राइट ना। वो जो कहते थे ना, वो मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल गद्दार होता है या चोर होता है, जो पता नहीं क्या कहते हैं, बहुत कुछ कहा है ना उन्होंने। अब मजे में आप हमारी तरफ से अब वो कहते हैं जिसको आर्मी चीफ लगाना है, मेरा तो मसला ही नहीं है, क्योंकि नाउ इट इज बिटवीन यू एंड पिंडी। हमारा भी मसला नहीं, आपका मसला भी समझ आ जाएगा 2 दिनों में। अब इमरान का पहले मेरी तो बात, हाँ जी आप पहले बात सुने डॉक्टर साहब। मैं आपको कह रहा हूँ कोई मसला नहीं है, अल्लाह करे। मैं आपको कह रहा हूँ हमेशा की तरह एक फाइल आ रही है, फाइल आएगी, आ चुकी होगी, उसके ऊपर हो सकता है मुशावरत करें वज़ीर आज़म, अगरचे वज़ीर आज़म ये भी रिवायत नहीं है कि काबीना में ला के मुशावरत करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है जी। तो क्योंकि हमारी एक इलाक़ी हुकूमत है, वैसे भी ज़रूरी नहीं कि काबीना के अंदर ही ये तमाम मुशावरत। वो अभी मुलाकात चल रही है नासिर जरदारी साहब की और शहबाज साहब की मुलाकात हुई है। 2-4-5 लोगों से जो अभी हुई है शाम, जिनसे वो मुलाकात करना चाहेंगे करके तो फैसला कर देंगे। इसमें मसला क्या है? आपको क्यों लगता है ये? मुझे काफ़ी लगता है, मुझे लगता है आप भी वो वर्ल्ड कप का मैच देखने आजकल में रवाना होंगे कतर में। आपकी हुकूमत के अक्सर वज़रा के मुतल्लिक़ मेरी राय है कि वो आजकल उन्हें वर्ल्ड कप का मैच देखने कतर जाना चाहिए। हमारा दोस्त मुल्क है, सऊदी अरब आज मैच भी जीता सर, आपको भी जाना चाहिए। आपको पहले मैं इमरान खान का आज का स्टेटमेंट सुनाता हूँ, दिखाएगा। जब ये हमें पता चला कि साजिश हो रही है, तो मैंने खुद और फिर मैंने शौकत तरीन को भेजा बताने के लिए न्यूट्रल्स को कि देखें अगर आप जो वाकई कह रहे हैं आप न्यूट्रल रहेंगे और इस साजिश में, तो ये कंट्रोल नहीं होगी इकोनॉमी किसी से। जिनको हमारी जगह लाया जा रहा है, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड 30 साल का है। वो कौन सा गोल्डन एरा था जब इन्होंने कोई इकोनॉमी को बड़ा अच्छा संभाला था? ये जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाना है। जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी आप जीनियस ले आए इकोनॉमी का, वो अब कुछ नहीं कर सकता। जो हुआ है ये होना ही था। बड़ी मजे की एक ट्विस्ट है। एक इमरान ने कल शायद बयान दिया है या परसों दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मानना आपने साजिश नहीं थी की, लेकिन आप रोक तो सकते हैं। आज उन्होंने दोबारा बड़ा मज़े का जुमला बोला कि आप ये जो कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं, अगर आप वाकई न्यूट्रल हो गए हैं तो ये नहीं कह रहे कि आपने साजिश की है। तो बयानिए में एक फ़ाइन ट्यूनिंग शुरू हो गई है। आपकी तरफ आ रहा हूँ पलूषा, आपको क्या लगता है कहाँ किस तरफ को जा रहे हैं हम, स्मूथली या प्रॉब्लमेटिक? जहाँ तक हुकूमत का सवाल है, तो ऐसा जो है ये बहुत ही नामुमकिनात में से है कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि इस तरह मामलात ख़राब हो जाए।
लेकिन जहाँ तक सदर का सवाल है, मैं आपसे एग्री करती हूँ। मैं मुसद्दिक मलिक साहब, मैं उनकी तकरीबी सदर जो है वो फाइल लेके बैठ जाएंगे कि मैं नहीं करता, और 2-3 हफ्ते बैठा रहता हूँ, और अगर मुल्क में कोई सरबराह नहीं है, हमारे इदारों का, हमारी फौज का, कोई बात नहीं है, मामला चलेगा, मुश्किल है, ये ऐसे नहीं होता है। उनकी जो है एक ये पीटीआई की पूरी अमूमी तौर पर जो है, और सदर साहब की ख़ुसूसी तौर पर, उनकी ये पहले भी हमने जो अब उन्होंने असेंबली तोड़ी, वो पहले भी ऐसे आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो चुके हैं, और मैं उनकी शरारती जो ये तबीयत है उसको मैं बिल्कुल भी इस वक्त इग्नोर नहीं कर सकती। एंड मुमकिन है कि वो कोई अपने तौर पर तो वो एक्ट करते नहीं, वो जितना अरसा उनकी जो पार्टी है उसका सरबराह हमारी अफवाज को बुरा भला कहता रहा, गंदे अलकाबात से नवाजता रहा, कि आपने एक दफ़ा उन्हें एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जो उनका पहला रोल है, आपने उनको एक्ट करते देखा? वो वही करेंगे जो इन्हें इमरान खान कहेगा। इमरान खान क्या कर रहा है? इमरान खान इस्लामाबाद से लेकर वो क्या जुलूस पिंडी जाने की इजाजत मांग रहे हैं। ये ऐसे ही मासूमियत में हो रहे हैं। परेड ग्राउंड में 26 को वो लैंड करेंगे, वहां से कहते हैं रैली लेकर लैंड परेड ग्राउंड में करेगा, लेकिन जा पिंडी रहे हैं। अब ये सिर्फ एक आपके ख्याल में एक बड़ा एक मासूम सा जेस्चर है? नहीं, इसके पीछे बहुत शरारत है, इसके पीछे बहुत तखरीबकारी की सोच है, और ये आप इसको लिंक कर लें। वहाँ बैठे हुए हैं सदर साहब। मैं इस बात को बिल्कुल खारिज ज़ुल्म नहीं समझती कि सदर साहब कुछ जितनी उनकी इस्तात है वो गन डालने की कोशिश कर सकते। आप इनकी नींदें उड़ा रही हैं, पहले बेचारे परेशान हैं और परेशान कर रही हैं। जुड़ी हुई है, मेरी भी उड़ेगी। अच्छा, अहमद बिलाल साहब से पूछते हैं। अहमद बिलाल साहब, ये मामला है बहुत सेंसिटिव है। अहमद बिलाल साहब भी आपको आई सपोर्ट नहीं करेंगे। आज तो मुसद्दिक साहब अभी हंस रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद ये इनकी हंसी की गारंटी नहीं है, तो आपका तज्जिया क्या है? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मेरे ख्याल में तो ये जो भी आपने आखिरी सवाल पूछा था सदर ममलकत वाला, उसके बारे में तो मेरी राय ये है कि सदर ममलकत इस बारे में सिर्फ उसी सूरत में स्पैनर डालेंगे या रुकावट डालेंगे जब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई ऐसा इशारा मिलेगा कि जो समरी भेजी जा रही है वो उसको कबूल करना उनके लिए नापसंदीदा है। अगर ये समरी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई एतराज़ के बगैर मूव होगी, उनसे इख्तलाफ राय के बगैर मूव होगी, तो फिर सदर ममलकत के लिए उसे रोकना मुमकिन नहीं होगा। चंद दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ये बात वजाहतन कह चुके हैं कि सदर ममलकत उसके अंदर कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन ये फिर भी मशरूत है मेरे ख्याल में। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि अगर उसमें इस्टेब्लिशमेंट की कोई नापसंदीदगी हुई तो फिर उस सिलसिले में सदर ममलकत अपना वजन उस पलड़े में डाल सकते हैं। आपको याद होगा हमारे माजी में ट्रोइका हुआ करता था, वो 3 लोगों का ट्रोइका होता था, उसमें 2 लोग जिस तरफ हो जाते थे वो फिर वही उसकी बात मानी जाती थी। वो ज़माना अगरचे बदल गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस केस में ये अपना वजन अगर इस्टेब्लिशमेंट और सदर ममलकत का एक ही पलड़े में डाल दिया गया तो फिर वज़ीर आज़म साहब का पल्ला ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ जाएगा। सर, आप सदिक साहब को परेशान कर रहे हैं, लेकिन ट्रोइका ऑफ पावर में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ हुआ करते थे। उस वक्त उस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट बहुत कमज़ोर थी, वो रोल नहीं था होता। अब वो ट्रोइका में प्रेसिडेंट की जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ले ली हुई है। मैं आपके तज्जिए से बड़ी हद तक मुतफिक हूँ, लेकिन मेरा ख्याल में ट्रोइका के अंदर प्रेसिडेंट ने अगर कुछ भी एक्ट किया या कोई और लीगल इश्यूज आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, जो ट्रोइका का तीसरा तकोन है आजकल, उसकी बॉल कोर्ट में चले जाएगा और उसको फैसला करना पड़ेगा। मुमकिन है मलिक साहब आपकी बात दुरुस्त हो, क्योंकि ये पावर के जो इक्वेशंस हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन मैंने जब चीफ ऑफ मैंने कह दिया इस्टेब्लिशमेंट अगर शामिल है तो फिर मेरे ख्याल में हाथी के पाँव में सबका पाँव समान। सर, एक दफ़ा काफ़ी अर्सा पहले, आज से कोई पता नहीं 20 साल पहले, हम एक जनरल मुशर्रफ के साथ ब्रीफिंग में थे। वो कोई कश्मीर का इशू था, इंडिया वाला इशू था, क्लासीफाइड सा इशू था, जिस ज़माने में उन्हें वो कश्मीर के इतने रीजन और इस तरह के आइडियाज़ आ रहे थे।
तो जनरल साहब कुछ और ब्रीफ करी जा रहे थे, तो शेख रशीद साहब कुछ और कहे जा रहे थे। मतलब उनसे इंटायरली वो जो उनका हॉकिश कश्मीर के ऊपर स्टाइल होता है उसी में शेख साहब बातें कर रहे थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। तो सदर साहब उससे उलट बोले जा रहे थे। मैंने पीटीवी के लिए उस ज़माने में प्रोग्राम करना था, तो मैंने उनसे पूछा कि जनरल मुशर्रफ की बात मानूं या शेख रशीद की बात मानूं, कौन सी बात सही है। तो उन्होंने यही लफ्ज़ बोला, ये जो आपने अभी बोला है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव है, जो जनरल साहब कह रहे हैं वही होगा। तो अगर वो बात आज पे लागू मैं कर लूँ तो फिर काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी शहबाज साहब के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। जी बिल्कुल दुरुस्त है, ये ऐसे ही होगा। मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और वो मुल्क के लिए मुश्किलात होंगी। सिर्फ ये मेरा ख्याल है मौजूदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं होगी। जगहसाई तो पहले भी बहुत हो चुकी है। अब अगर चंद चीथड़े हमारे जिस्म पे बाकी रह गए हैं तो वो भी शायद ये तूफान उड़ा के ले जाएगा। फिर हम दुनिया के सामने बिल्कुल अलफ लंगे खड़े होकर नजर आएंगे, जिसकी कोई अपनी कोई एंटिटी नहीं है। वो एक बनाना रिपब्लिक बन के नजर आएगा अनफॉर्चुनेटली। आपको लगता है कि इस हद तक ये क्योटिक सीन पैदा हो जाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि एक न्यूक्लियर पावर जो बिल्कुल इकोनॉमिकली डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है, डिफ़ॉल्ट होगा नहीं, आई एम श्योर कि नए आर्मी चीफ के बाद ये जो हमारे एड पैकेजेस फ्रेंडली कंट्री से अरबों से रुक गए हैं ना, कतर से, सऊदी अरब से, यूएई से, ये भी थोड़ा सा मामला आगे बढ़ेगा। हमें गुंजाइश मिल जाएगी, ब्रीथिंग स्पेस एटलीस्ट जरूर मिल जाएगी इस अपॉइंटमेंट के बाद जो रुक गई है इस वक्त फॉर द टाइम बिंग। तो आपको लगता है कि हमें सूट करता है? इतने सेंसिबल लोग नहीं हैं हम, नवाज शरीफ, इमरान खान, जो बाकी हमारे इस्टेब्लिशमेंट के और बाकी चीदा अहदों पे बैठे लोग हैं, वो इस कदर सेंसिबल नहीं है कि बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर लें कि ये हमारे लिए वाइबल ऑप्शन नहीं है क्या उसको और बढ़ाना? मलिक साहब, ये होना तो नहीं चाहिए और ये सबको नजर आता है कि मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। लेकिन हमने जौहरी ताकत होते हुए बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनको हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बड़ी हैरत होती है कि हम ये काम कर सकते हैं। इसी जौहरी मुल्क का ISI का चीफ, एक पुराना ISI का चीफ, वो किसी को के जरिए पैगाम वजीर आजम को भेजता है, एक बिल्कुल प्राइवेट सिटीजन को, एक मशहूर और मारूफ और मुतमव्वल ठेकेदार को, कि आप जाके उन्हें कहें कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए। और वो पैगाम लेके आते हैं और वजीर आजम को बताते हैं और वजीर आजम तस्दीक भी करते हैं, वाकई ये पैगाम आया होता है। ये कभी हुआ है हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का रिटन नोटिफिकेशन ISPR का डायरेक्टर जनरल इन राइटिंग उस पर रिजेक्टेड कहे, ये जो वजीर आजम को आपने पैगाम वाली बात बताई है 2014 के धरने का वाकया आपने दोहराया जो नवाज शरीफ साहब ने बाद में फिर वो ISPR के DG की तरफ से रिजेक्टेड की बात जो है जी वो आपके सामने, वो तो एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। तो हमने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं जब किसी काम के हो जाने के बारे में भी हैरत नहीं होती कि ऐसा हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन कुछ भी मुमकिन है। मैं एक ब्रेक करीब आ गया, लेकिन लोगों के अल्लाह पाक करे कि गुड सेंस प्रिवेल करे, क्योंकि गुड सेंस अगर प्रिवेल करती है तो फिर हम ये कुछ नहीं करेंगे। अगर हम होशमंद हैं और समझ से फैसले कर रहे हैं तो फिर हम अपने मुल्क के अंदर खुद से दिया सलाई जला के, पता हो कि नीचे बारूद पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर नहीं फेंकेंगे, हमें उससे बचना है। और ये तमाम लोग जिनके पास फैसले का इख्तियार है, सब के ऊपर बराबर का बोझ है, ना किसी पे कम है ना किसी पे ज़्यादा है, बराबर का बोझ है और सारे अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो तभी हम इससे निकलेंगे, वैसे नहीं निकल सकते। ब्रेक लेने हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर हम बात कर रहे हैं और सेंसिटिव मैटर इसलिए है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत तवील अरसा मार्च अल्लाहों के नीचे गुजर गया। वैसे तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर इतनी ना डिस्कशन होनी चाहिए ना प्रोग्राम होने चाहिए। बड़ी हद है कि हम करीब में जाके ये बता सकते हैं कि ये आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं, नए की तैनाती आ रही है और ये प्रॉबेबल कैंडिडेट्स हैं, जब अनाउंस हो जाए तो बता दें। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में आर्मी चीफ़ का रोल जो है उसको आप सियासी मामला से अलहदा करके, शायद कोई रेयर ही कोई नया होगा जिससे अलहदा करके हम देखें। पिछले भी जो 4 साल गुजरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उनका सबसे बड़ा जो टीवी इंटरव्यूज़ के अंदर, तकारीर के अंदर जिस चीज़ का वो क्रेडिट लेते थे वो सेम पेज का क्रेडिट लेते थे और राइटली सो। उनको बहुत सपोर्ट मिली है इस्टेब्लिशमेंट से, अनलेस कि उनका डिस्प्यूट शुरू हो जाता है DGI के मामले के ऊपर और फिर वो संभलने पे नहीं आता। अदरवाइज़ उस तक तो उनको मुकम्मल सपोर्ट, मुकम्मल कुल्ली सपोर्ट कहना चाहिए ना, कुल्ली सपोर्ट थी। वजारत नहीं चलाई जा रही तो वो सपोर्ट मिल रही थी, वज़ीर नहीं मिल रहा तो वज़ीर ढूंढ के दिया जा रहा था। तो देयर आर सो मैनी इशूज़। मैं एक एक केस की एग्जांपल भी दे सकता हूँ लेकिन उतनी डिटेल में जाना नहीं चाहता।
तो अब वो मामला है कि हमें फ़ौज ने एक खुद से बोला हुआ है, नारा लगाया हुआ है कि वो न्यूट्रल रहेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों को, मेरे समेत मैं भी उनमें शामिल हूँ, कि बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है कि कितना न्यूट्रल रहेंगे और कितने फासले पे रहेंगे। लेकिन बिगनिंग के लिए नए आर्मी चीफ़ की तैनाती पहला कदम होगा। अभी नहीं है मुकम्मल न्यूट्रलिटी, लेकिन वो शायद स्टार्ट नुक्ता आगाज़ होगा। उनके ऊपर कोई बोझ नहीं होगा और वो कोई बोझ उनको उठाने की मजबूरी भी नहीं होगी कि PDM का बोझ उठाना है या इमरान का बोझ उठाना है। प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पर आर्मी की कमान वो संभाल के आगे चल सकते हैं, सियासी मामला से ख़ुद को डिस्टेंस रखे हुए। एड एंड सिविल पावर एक रोल है उनका, जहाँ मदद पड़ती है हुकूमत उनसे मदद ले सकती है। इवन आर्मी बाज़ मामलात में इस वक्त रियासत के लिए बहुत ही कलीदी किरदार अदा करती है इकनॉमिक मैटर्स में। जब हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ का इशू आता है, चाइना से, सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, इंटरेस्टिंगली बशमूल अमेरिका, वो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट से ज़्यादा GHQ से डील करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये जो बेल आउट पैकेजेस हैं, ये भी वो GHQ को देना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी पोलिटिकल गवर्नमेंट को ऑब्लाइज करने के। तो वहाँ आर्मी चीफ का बहुत ही कलीदी रोल है, पाकिस्तान की मदद वाला रोल है। लेकिन हम फिर भी ये ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं कि वो सियासत में उतना ज़्यादा आगे ना आ जाएं कि जहाँ पोलिटिकल क्राइसिस के दौरान में फिर कोई वज़ीर आज़म जिसकी हुकूमत गिरे वो मीर जाफ़र, मीर सादक और इस तरह के अलकाबात शुरू कर दे, क्योंकि ये उस इदारे को मिलाइन करना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। जिस तरह फ़ौज का टेक ओवर करना पाकिस्तान का मफाद नहीं है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली बात है। पाकिस्तान टूट गया, 2 लख्त हो गया, तो हमें उससे आगे चलना है और उसके लिए ज़रूरी है कि फ़ौज की इज़्ज़त करें और कोशिश करें कि उस सियासत से उसका एक मुनासिब फ़ासला जो रहना चाहिए वो मुनासिब फ़ासला रहे। और जो पोलिटिकल लोग हैं वो अपने बलबूते पर इलेक्शन जीत के आने की आदत डालें। वो उधर ना देखें रात को जाके मीटिंग करके कि सुबह मेरी हुकूमत कैसे बनेगी या ये जो हुकूमत है इसको गिरा के मेरी हुकूमत कैसे आनी है। इससे आगे सियासतदान भी चलेंगे तो फिर पाकिस्तान आगे चलेगा। डॉक्टर साहब, ये हफ़्ता है अहम है बहुत हवालों से। मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक खैर व आफियत से सारा कुछ हो जाए, लेकिन ये एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है अगर थोड़ा बहुत होशमंदी से आप सारे लोग काम लें। नवाज शरीफ साहब ने भी मज़े इक़्तिदार के ले लिए, इमरान ने भी ले लिए हैं और रास्ते दोनों एक ही से आए थे और एक ही रास्ते से गए हैं। अब थोड़ा सा आगे चलें, समझ बूझ का मुजाहरा करें। मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ, इसमें क्या मैं और कह सकता हूँ। मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये इत्तेफाक नहीं कर रहा कि बड़ा अहम रोल है, सदर साहब समरी नहीं साइन करेंगे और पता नहीं ना जाने क्या क्या होगा। मुझे लगता है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है। 2-3 दिन रह गए हैं, प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है, एक लिस्ट आएगी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसमें से जो बेहतरीन और जो भी आएंगे 3-4 जर्नैल जिनकी लिस्ट आएगी वो बेहतरीन जर्नैल होंगे और उनमें से कोई एक वो चुन लेंगे हमेशा की तरह। मेरे ख्याल में जो थोड़ी बहुत टर्बुलेंस रहती है वो गुजर चुकी है मेरे ख्याल में। और मेरे ख्याल में ये कि एक सदर साहब सोचेंगे कि अगर मुल्क का एक एटॉमिक कंट्री जो है उसका कोई चीफ नहीं होगा 5-7-8 दिन तो कोई बात नहीं, फिर लोग अदालत में जाएंगे, फिर उसके इमरजेंसी। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ये मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये एक सलामती का एक ऐसा एक अहम जुज़्व है, एक ऐसा अहम मोड़ है जिसको बाकी चीज़ों की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। बाज़ दफ़ा बड़ी इरेगुलर सी चीज़ें हो जाती हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि यार ये एटॉमिक मुल्क में क्या हो जाता है। वो ठीक है आपकी बात, वो हो जाती हैं चीज़ें, मगर उनसे कॉन्टीन्यूटी नहीं मुतासर होती अनलेस पूरा जमहूरी निज़ाम लपेट दिया जाए, उससे हो जाती है। मगर शॉर्ट ऑफ दैट होती नहीं, वो झगड़ा चला जाता है, कभी कोई एक हो जाता है, कभी कोई दूसरा मसला हो जाता है, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, कोई चीज़ डिले हो जाती है, पैसे आने होते हैं, पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आ गए हैं नहीं आके चले गए, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये कि एक एटमी मुल्क का चीफ ना हो, कोई चीफ रिटायर हो जाए और कोई नया चीफ ना हो बिकॉज सदर साहब ने एक दिन सोचा मेरा ख्याल है मैं समरी वापस भेज देता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता। आप इस ऑप्शन को रूल आउट मत करिए। नहीं, मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। देखिए आप मेरी है, अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जरा उस पर भी गौर फरमाएं कि आप ये सोचें कि मुल्क की इतनी बड़ी आर्मी है। 26 को इमरान ने धरना देने इस्लामाबाद आना है, 26 को या मार्च करने धरना, तो शायद वो ना देंगे, बैठेंगे नहीं, लेकिन वो 26 को यहाँ आएंगे और उन्होंने आपको सरप्राइज सिटी बन रहा है क्या टेंट सिटी।
लेकिन क्या होगा, उनका बैठना जो है वो लाजिम नहीं अगर आज लास्ट टाइम का उनका तजर्बा अच्छा नहीं है। बताइए मुझे क्या 30 लाख लोगों का टेंट सिटी, यानी 20 लाख तो नहीं आपने बैठेंगे। एक साइन करने हैं, आपने कहना है कि इस मुल्क के ये चीफ हैं, इमरान खान साहब आ जाते हैं 26 को, 27 हो जाती है, 27 को अनाउंसमेंट हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? सर एमिकेबली सारा कुछ हो जाए तो ये फिर तो कुछ एमिकेबल नहीं। है। इमरान आए तकरीर करेंगे और चले जाएंगे, जो मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे ही वो आए तकरीर करें और चले जाए। आप मुझे बताइए इस वक्त कौन सी चीज़ है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एमिकेबल नहीं है, और हो सकता है ऐसा तो नहीं कि मैं बैठा हूँ वहाँ पे, अगर तो आप कहें कि सब कुछ अच्छा है तो ये बात दुरुस्त नहीं है। नहीं चले, सब कुछ अच्छा है, मगर मैं आप सब कुछ अच्छा नहीं है। अगर सब कुछ अच्छा नहीं भी है तो मुझे कोई ऐसा खतरा नज़र नहीं आता कि एक हमारा मुल्क जो है उसका कोई फौज का सरबराह नहीं होगा और लोग लूडो खेल रहे होंगे, स्नेक्स एंड लैडर खेल रहे होंगे कि मैं तुझे 98 पे काटूंगा तो 3 पे आ जाएगा और फिर एक लैडर पे ऊपर जाएगा। ऐसे नहीं, ये तो वजीर हैं बेचारे फंसे हुए हैं, इन्होंने अनकरीब मैच देखने जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कैसी बात, हमें भी ले दें। कैसी बात, पलवशाह को साथ लेते जाएंगे। ठीक है जी, सब चलते हैं। हुकूमत में लूडो कौन खेलेगा, सब चले। लेकिन देखिए मजाक से कहते नजर बात यह है कि वहाँ एक टेंट सिटी बन रहा है फैजाबाद में, जो आखिरी इतलात आई थी 30 लाख लोगों के लिए, यानी मैदान अरफात से भी ज़्यादा लोगों के लिए वहाँ टेंट सिटी बन रहा है। बहरहाल बात 30 लाख या 30,000 या 3,000 की नहीं है, बात मैंने आपको कहा एक तखरीबकारी जहनीत की है, जो इस वक्त नज़र आ रहा है कि पीटीआई की सफ़ों में उनके जो लीडर हैं वो इसी फॉर्मूला पे अमल पैरा हैं। और इसकी सबसे बड़ी मैंने आपको ये एक दी है एग्ज़ाम्पल कि वो अब इस्लामाबाद का नाम नहीं लेते। कुछ चंद हफ्ते पहले वो कहते थे मैं आऊँगा, जो जगह मेरी रीएलोकेट की है H9 में, जहाँ भी मैं वहीं बैठूंगा। अब वो पिंडे की बात करते हैं, अब वो फैज़ाबाद की बात करते हैं। तो वो जो है अपनी, जो आप और मैं सोच रहे हैं कि वो एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ मुल्क को धकेल सकते हैं, पूरा उनके अंदर ये जो है जज्बा भी है और वो इस पे पहले अमल दरामद करके दिखा चुके हैं। आपने इसी रेड जोन में देखा उन्होंने क्या नहीं किया। दूसरी बात ये है कि जो सदर हैं वो ये मुसद्दिक साहब कहते हैं कि वो शायद ऐसे कहेंगे कि मेरा ख्याल है मैं इसको ऐसे नहीं भेजूंगा। ख्याल उनका नहीं होता, वो ख्याल है किसी और का, मेरा ख्याल हो किसी मुझे और सोचता का, कोई और है, मुझे सोचता एक और है। वो जो और सोच रहा है उसके जहन में तखरीबकारी हो तो क्या सदर साहब उसके सामने खड़े हो जाएंगे? नहीं, सदर तो साहब जिनको एक नया चीफ अपॉइंट होना है, अगर ये आ जाते हैं, चीफ अपॉइंट हो जाता है तो सदर साहब उनके सामने खड़े हो जाएंगे। सदर साहब बोलेंगे मैं नहीं करता। सदर साहब देखिए अमीन इज्जत का देखिए अभी नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट के दरमियान में 4 रोज होने, नए आ रहे हैं तो इन्होंने मुझे कह दिया तो मैं ऐसे करता हूँ कि मुल्क का रहने देते हैं, कोई करेंगे जो उन्हें इमरान खान कहेगा। लेकिन अगर इमरान खान कह भी देंगे तो सदर साहब बोलेंगे मेरा ख्याल है, मैं रहना तो मैंने इसी मुल्क में है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मुल्क का अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ना भी हो तो कोई बात नहीं, 5-7 मुल्क में गिल भी तो रह रहे। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक ले लें जी। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पलवशाह आप बताइए, आप वे फॉरवर्ड बताइए क्या होना चाहिए। पलवशाह वे फॉरवर्ड, मेरे हाथ में आर्मी चीफ लगाना तो मैं आप बता दें यार, तो इतना संजीदा सवाल है, दोनों आप परेशान हैं आज, डायरेक्टली क्वेश्चन दोनों एड्रेस नहीं करना। कैसे सवाल करते हैं? हाँ, आप गरीब लोगों से कैसे सवाल, मस्कीन टाइप लोगों से, क्या ये हमारी जरूरत है ऐसी बातें करें? ये मस्कीनी सिर्फ एक ही मौके पर होती है, अदरवाइज पॉलिटिकल लोग बड़े तगड़े होते हैं। मैं समझता हूँ आप इसको थोड़ा सा, ये ठीक है तो एक स्ट्रेस का एलिमेंट है इस मुल्क के अंदर, लेकिन आप मेरे ख्याल में इसको ओवर रीड कर रहे हैं। I think things would just happen. It's just going to be the way it is. एक फाइल आएगी, एक अपॉइंटमेंट होगी, and the next morning would be another day. And next morning, Prime Minister would fly out. प्राइम मिनिस्टर साहब का अगर कोई है, कोई अगर उन्हें जाना है किसी मुल्क का दौरा करने के लिए, वो चले जाएंगे, अगले दिन वापस आ जाएंगे। उसमें क्या ऐसा मसला? विजिट तो शायद उनका 1 या 2 दिन का ही है, लेकिन इशू ये है कि वहाँ जाके हो सकता है उनको अर्दवान के पास 2 दिन और टॉप कापी म्यूजियम जाने का शौक आ जाए। मैं आज विजिट कर रहा हूँ तो रुक भी सकते हैं, रूल आउट मत करिए। अभी मैं ब्लू मॉस्क की देखा हूँ। आप इसमें रूमर्स फैला रहे हैं। नहीं रूमर नहीं, मैं तो एक हमें डरा रहे हैं या रूमर्स फैला रहे हैं, दोनों में से एक बात कर। भाई साहब उनके यूरोप की सैर पे, आपके जो ऑडियंस है ना उनको डरा रहे हैं कि कुछ होने वाला है। बड़े भाई साहब यूरोप की सैर पे हैं, हो सकता है उनकी आते आते कहें इयादत ही कर रहा हूँ, इस्तांबुल तक तो आया हुआ हूँ, तो 2 घंटे की और फ्लाइट पर 2 घंटे की और मिलकर आए हैं, मुशावरत करके आए, सारे दोस्त गए थे, लीडरान जाते रहते, कोई मसला नहीं है। उन दोनों के दरमियान कोई मसला नहीं है, बस कोई मसला नहीं है।
सबसे बड़ा मसला आके कुछ दिनों में फैजाबाद में डेरे डाल रहा है। वो डेरे नहीं डालेंगे, इतनी सर्दी में बैठा नहीं जाएगा, वो ऐसे ही डरा रहे हैं आपको। ये जो लेकिन उनकी बातें हैं वो तो खैर यू टर्न कहीं से वैसे भी क्रिकेट मार मैच सकते है हैं। नेक्स्ट डे पे, आई थिंक उनको अच्छे से समझाया गया है कि आप एक दिन आए, तकरीर करें, इनको डेडलाइन दें और चले जाएं। हाँ। सारे अक्लमंद लोगों ने उनको ये बात समझाई है कि आपके ये फ़ायदे में नहीं जाएगा बैठना। समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा मैं उनकी तकरीबी सलाहियत पे पूरा यकीन रखती हूँ। पलबिशा खान और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।